हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पे। सर क्या करने वाले हैं आज? आज बेटा बड़ा मजा आने वाला है। आज हम 10 बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी और बहुत आसान आसान। हमें काफी नॉलेज पहले से है, हम थोड़ी सी नॉलेज और स्कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आओ जी, आज के वर्ड को शुरू करें। गुड्स स्टॉक इन्वेंट्रीज। गुड्स स्टॉक इन्वेंट्रीज। गुड्स सामान, स्टॉक सामान, इन्वेंट्री सामान। सर किस चीज का सामान? कौन सा सामान? जो सामान हम रखते हैं अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में, अपने स्टॉक में संभाल के रखते हैं, खरीदते हैं बेचने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज गुड स्टॉक या इन्वेंट्रीज। क्या होते हैं गुड स्टॉक और इन्वेंट्री? जिस चीज का आपका बिजनेस है वो आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। उसके पड़े हुए सामान को क्या बोलेंगे बेटा? इन्वेंट्रीज बोलेंगे। उसके पड़े हुए सामान को मेरे बेटा क्या बोलेंगे? इन्वेंट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इन्वेंट्रीज। समझ आती है बात? बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ आती है बात। आओ जी फिर रीड करते हैं एक बार कि क्या है स्टॉक इन्वेंट्रीज। आओ जी पढ़ते हैं। गुड्स कह रहे हैं गुड्स आर अ फिजिकल आइटम ट्रेड दैट अ परचेज फॉर सोल्ड। खरीदा ही क्यों जाता है? बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल यदि मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है मेरा बेटा? स्टेशनरी का। तो जो भी मैं पेंसिल्स, रबर्स, पेन्स, स्केल्स, शार्पनर्स, इरेजर्स, कॉपीज, रजिस्टर्स, स्पाइरल रजिस्टर्स, ये जो चीजें भी मैं रखूंगा अपने पास गोडाउन में, अपनी शॉप पे, क्यों रखी हैं? यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, कि आगे बेचने के लिए? आगे बेचने के लिए। तो ये सभी क्या कहलाएगा बेटा? मेरी इन्वेंट्री, स्टॉक। क्या कहलाएगा मेरा? इन्वेंट्री और स्टॉक। और क्या कहलाएगा? गुड्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। कोई चीज आपकी नजरों में तो फिक्स असेट हो सकती है, बड़ी असेट हो सकती है, पर किसी और दूसरे के लिए वो सिर्फ एक इन्वेंट्री हो सकती है। कार के शोरूम में 50 कार खड़ी हैं, उनके लिए इन्वेंट्री है, उनके लिए सिर्फ क्या है? वो एक इन्वेंट्री। आपके और हमारे लिए क्या है? कार फिक्स असेट। कार फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म असेट। पर उनके लिए क्या है? उनके लिए तो ये डे टू डे आइटम है जिसको वो खरीदते हैं फैक्ट्री से आगे बेचने के लिए। बात समझ रहे हो मेरी बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को भली भांति समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द टर्म अप्लाइड टू ऑल आइटम मेक्स अप फॉर सेल परचेज ऑफ अ बिजनेस। जिसको बनाया जाता है या खरीदा जाता है बेचने के लिए। थर्ड पॉइंट, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। परचेज और मैन्युफैक्चर, खरीदा भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। क्या करने के लिए? फर्दर इसको बेचने के लिए। फोर्थ पॉइंट, फॉर एन एंटरप्राइज डील इन होम अप्लायंसेस। जो एक कह रहा है एक एंटरप्राइज है जो होम अप्लायंसेस में डील करती है, उसके लिए टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, मोबाइल फोन्स। आप देखते हो ना, सरगम पे जाते हो आप, विजय सेल्स पे जाते हो आप, किसी भी बड़े शोरूम पे जाते हो, तो वहां जो इतने बड़े बड़े टीवी, प्लाज्मा टीवी 8-8, 10-10 लाख के पड़े हैं, वो हमारे लिए तो असेट, फिक्स असेट है, पर उसके लिए स्टॉक है। जाते हो ना सरगम पे, लाइन से फ्रिज पड़े हुए हैं, लाइन से रेफ्रिजरेटर, वो सॉरी डिश वॉशर्स पड़े हुए हैं, जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं सारे के सारे हैं वहां पे। आपके और हमारे लिए वो फिक्स सेट है, पर उनके लिए वो सिर्फ क्या है? इन्वेंट्री, स्टॉक। वो रोज मंगवाते हैं और रोज उसको बेच देते हैं। वो यूज करने के लिए नहीं है, वो क्या है बेटा? उसको बेचना उनका पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी वालों का एग्जाम्पल दिया है इसने। गॉट इट? समझ आती है इतनी बात? आओ जी, अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्टॉक को और इन्वेंट्री को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? स्टॉक को और इन्वेंट्री को। सेम बात इसने स्टॉक और इन्वेंट्री में भी लिखी हुई है। आओ जी रीड करते हैं। कहते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री आर टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स है हेल्ड बाय एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के पास होती है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। किसके लिए? बेचने के लिए। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनके नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस हैं उस आइटम को खरीद के बेचना। वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? इन्वेंट्री और स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन अ प्रोडक्शन गुड्स और मेंट फॉर अ सेल। या तो उससे आगे हम बनाएंगे सामान, या हम उसको क्या करेंगे? एज इट इज बेच देंगे। एज इट इज बेच देंगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? बच्चे कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कौन से? वैसे तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक इन्वेंट्री ने 2 बातों से मैं आपको समझाता हूं। 3 होते हैं। एक होता है स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल कच्चा माल, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो बन रहा है, और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो बन चुका है, जो बन चुका है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कच्चा माल एकदम रॉ, कपड़े का थान रॉ मटेरियल, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए कपड़े का थान रॉ मटेरियल, कटी फटी शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस, बनी हुई शर्ट पैक हुई शर्ट फिनिश गुड। बिकता क्या है बेटा? सर बिकता तो फिनिश गुड है। जब कस्टमर शर्ट लेने आएगा तो ना उसको कपड़े का थान चाहिए, ना उसको कटी फटी शर्ट चाहिए, उसको तो पूरी फिनिश पैक शर्ट चाहिए, दैट इज रेडी टू सेल, दैट इज रेडी टू सेल। मेरी बात समझ रहे हो? क्या है बेटा? ये स्टॉक, कौन सा स्टॉक? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मैन्युफैक्चरर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास ये तीनों टाइप का स्टॉक पड़ा होगा, पर एक ट्रेडर के पास सिर्फ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होगा, उसके पास ना रॉ मटेरियल होगा ना वर्क इन प्रोग्रेस होगा। रानी बाग में कपड़े का थान नहीं मिलेगा आपको किसी फैशन गैलरी पे जहां पे सीधे शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, लोअर्स, जीन्स पड़ी होती हैं, वहां आपको कपड़े का थान मिल जाएगा, लो जी शर्ट सिलवा लेना, ऐसे होता है। ऐसा आपको टेलर की दुकान पे मिलेगा। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड आपको कहां मिलेगा बेटा? मैन्युफैक्चरर के पास। पर ट्रेडर के पास सिर्फ आपको क्या मिलेगा? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। गॉट इट? एक बात और होती है बेटा, दो टाइप का स्टॉक होता है, दो टाइप का स्टॉक होता है। सर अभी तो आप कह रहे थे तीन टाइप का होता है, दो का ही होता है। साल के शुरू में इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल के आखिरी में इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मतलब 1 अप्रैल को जो पड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को जो पड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा मेरे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? सभी लोगों को? बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हमने, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड, देखो संधि विच्छेद करो, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड मतलब व्यापार, रिसीवेबल मतलब पैसा लेना है। व्यापार के अगेंस्ट, व्यापार के अगेंस्ट पैसा लेना है। व्यापार के अगेंस्ट तो एक ही बंदे से पैसा लेना होता है, वो होता है डेटर। कौन होता है बेटा? डेटर। प्लस एक और होता है, बताता हूं कौन। डेटर। कौन है डेटर? सर जिसको हमने अपने गुड्स उधार पे बेचे हैं, जिसको हमने स्टॉक इन्वेंटरी गुड्स कैसे बेचा है? उधार पर, और वो बाद में चल के हमें हमारे पैसे दे देगा। तो तब जब तक वो हमारे पैसे नहीं देता तो हम उसे क्या बोलेंगे? अपना डेटर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? अपना डेटर, माने की लेनदारी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अपनी लेनदारी, माने की एसेट, पैसा लेना है, पैसा लेना है, क्योंकि इसको हमने गुड्स कैसे बेचे हैं? उधार पे बेचे हैं। किस पे बेचे हैं? उधार पे। कई बार मुझे डर लगता है कि डेटर पैसे नहीं देगा, तो मैं इससे ना एक पेपर पे लिखता हूं कि इस फलाने फलाने व्यक्ति से हमने इतने इतने पैसे लेने हैं, और उस व्यक्ति से हम सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो उस कागज के टुकड़े को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा? बिल्स रिसीवेबल। मतलब जब डेटर से पैसे लेने होते हैं और डेटर पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है, तो हम डेटर से लिखवा लेते हैं उस लिखित को, उस पेपर ऑफ पीस को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। इसका मतलब यही है कि अब हमें डेटर से पैसे नहीं लेने, अब हमें डेटर से पैसे नहीं लेने, अब हमें इस कागज के टुकड़े से, इस बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसे लेने हैं। सर आप रुक क्यों गए बोलते बोलते? क्योंकि बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस पे आगे चल के आप अपने इंडेक्स में जाके देखें, एक पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाई गई उसमें, वहां चल के बहुत गहराई में बात करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटी बात समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल क्या है। डेटर ही बिल्स रिसीवेबल है। हम डेटर पे कभी कभी विश्वास कम होने के कारण उससे एक नोट लिखवा लेते हैं। हम लिखते हैं कि हमने इस व्यक्ति से इतने पैसे लेने हैं और ये हमें इस तारीख को इतने पैसे देगा। इस कागज पे मैं भी साइन कर देता हूं और अपने डेटर से, कस्टमर से भी साइन करवा लेता हूं, और इस कागज को जेब में रख के घूमता हूं, कहता हूं कि अब मुझे पैसा उस शक्ल के व्यक्ति से नहीं लेना, अब मुझे तो पैसा इस कागज के टुकड़े से लेना है। मुझको ये पैसा कागज के टुकड़े से लेना है, मुझे उससे नहीं पैसा लेना ही। अब मेरी बात समझ रहे हो बेटा? दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। मेरी बात समझ गए?
बच्चे कह रहे यस सर समझ गए। आओ जी ध्यान से पढ़ते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है। कहता है इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा लेना है क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं या हमने अपनी सर्विसेज बेची हैं, रेंडर की गई हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने क्या करा इनको बेटा, अपने गुड्स या सर्विसेज बेची हैं। आगे चलते हैं। इट इज द अमाउंट ड्यू, ये अमाउंट ड्यू है फ्रॉम द कस्टमर पे ऑफ द एंटरप्राइज, जो हमारा कस्टमर एंटरप्राइज का। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ, कह रहा है सम होता है किसका, डेटर का और बीआर का। मैं कहा हम तो पहले ही कह रहे थे ये बात। अब कह रहा है डेटर कौन है और बिल्स रिसीवेबल कौन है। मैं कहा जिम दोनों हम बच्चों को बता चुके हैं, स्टिल एक बार बुक की लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं कि क्या होता है। डेटर इज अ पर्सन ऑफ एन एंटरप्राइज, कह रहा है डेटर वो व्यक्ति एंटरप्राइज का हु ओज, जिसने उधार लिया अमाउंट टू द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज से उधार लिया है। उधार पैसा नहीं लिया, उधार पर सामान खरीदा है हमसे। मेरी बात समझो, मान लो मेरी वही स्टेशनरी शॉप है और मेरे को कोई आगे गए भाई साहब 5,000 रुपए कैश उधार दो, मैं ना कैश उधार नहीं देते हम कोई साहूकार थोड़ी ना है, हम कोई मनी लेंडर थोड़ी ना है, हम कोई बैंक थोड़ी ना जो आपको ब्याज पे पैसा दे दे। कह रहा प्लीज मदद कर दे भाई 5,000 दे दे। मैं कहा गुड्स चाहे मेरे से तू 10,000 के ले जा, क्योंकि मेरा काम है, मेरा काम है स्टेशनरी बेचना। स्टेशनरी मेरे से चाहे तो 10,000 की उधार ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैश उधार नहीं देता भाई। तो कौन है डेटर, वो व्यक्ति जिसको हमने उधार दिया, हमारी एंटरप्राइज ने उधार कैश दिया कि गुड्स दिए हैं। सर उधार पर गुड्स दिए हैं, सर उधार पर गुड्स दिए हैं। डेटर इज अ पर्सन और एंटरप्राइज हु ओज द अमाउंट ऑफ एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंडर्ड, या सर्विस दी है। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बच्चा आया कह रहे सर अभी ना हाथ टाइट है। मैं कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, फीस बाद में दे दियो। कह रहा नहीं सर, पापा कह रहे 10,000 सर से उधार ले। सर से 10,000 उधार, सर की जेब से 50 रुपए निकलवाने मुश्किल है, सर की बीवी बेचारी परेशान हो गई, तुम 10,000 निकलवा लोगे, ऐसे कैसे भाई? 10 रुपए ना दूं मैं, 10,000 उधार दे दो ना भाई ना, पड़ जा उधार में पड़ जा, बाद में दे दियो पैसे, वो चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो डेटर कौन है, जिस व्यक्ति को हमने अपने गुड्स या सर्विसेज उधार पर दी हैं और वो हमें प्रॉमिस कर गया कि मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। कौन एक्सेप्ट करता है, कौन इस कागज पे सिग्नेचर करता है? डेटर कहता है कि मैं मान रहा हूं कि मैंने आपका पैसा देना है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीवेबल ऑन द स्पेसिफिक डेट, उस कागज पे लिखा होता है कि इतना पैसा इतनी स्पेसिफिक डेट को दे दिया जाएगा, इतना पैसा इस स्पेसिफिक डेट को दे दिया जाएगा। यहां तक समझ आता है मेरे बच्चों को? बच्चे कह रहे यस सर, हमें अच्छे से इतनी बात समझ में आती है। हमने कहा चलते हैं आगे। आओ जी, अब हम आगे बेटा किस पे? ट्रेड पेबल पे। किस पे आगे मेरे बेटा? ट्रेड पेबल। ट्रेड मतलब व्यापार, पेबल मतलब रिसीवेबल का मतलब क्या था बोलो बेटा? रिसीवेबल का मतलब था लेनदारी, मतलब एसेट्स। और पेबल का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब व्यापार, पेबल का मतलब देनदारी। देनदारी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। देनदारी का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? लायबिलिटी। ट्रेड पेबल, व्यापार के अगेंस्ट हमने भी तो पैसा देना होगा। किसका पैसा देना होगा? क्रेडिटर का। किसका पैसा देना होगा बेटा? क्रेडिटर का। सर कौन होता है क्रेडिटर? सर जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज, जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज उधार पे खरीदी हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। प्लस बिल्स पेबल, प्लस बिल्स पेबल। यदि बिल्स रिसीवेबल था कि जब हमें किसी से पैसा लेना था तो हमने उससे सिग्नेचर करवा लिए थे, उसी प्रकार से हमसे भी तो कोई सिग्नेचर करा लेगा, तो वही कागज का टुकड़ा हमारे लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। जिससे पैसा लेना है उससे रिसीवेबल, जिसका पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल। दे बोथ आर लायबिलिटी फॉर अस। ये दोनों चीजें क्रेडिटर और बीपी हमारे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। कौन है क्रेडिटर? जिससे हमने गुड्स उधार पर खरीदे हैं या जिससे हमने सर्विसेज उधार पर खरीदी हैं, जिससे हमने उधार नहीं लिया,
जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज उधार पे ली हैं। आओ जी एक बार बुक से ध्यान से रीड कर ले, फिर बात को समझते हैं। इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा जो पैसा हमने चुकाना है गुड्स के अगेंस्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट, टेक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको हमने एक्वायर किया था, खरीदा था नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, हमारा रोज रोज का ऐसा काम है इनको खरीदना। आगे, इट इज द अमाउंट ड्यू टू सेलर, ये वो अमाउंट है जो हमने देना है सेलर को, ऑफ द गुड्स ऑफ द एंटरप्राइज, जिस सेलर ने गुड्स बेचे हैं हमारी एंटरप्राइज को, तो हमने तो खरीदे होंगे ना, हमने तो खरीदे होंगे। आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल इज अ सम ऑफ, कह रहा ट्रेड पेबल सम है क्रेडिटर का और बीपी का। मैं कहा मुझे पहले से ही पता है। आगे चलते हैं। वो कहता है कि ट्रेड पेबल, क्रेडिटर कौन है? मैं कहा क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर वो व्यक्ति है और वो एंटरप्राइज है, वो कंपनी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। टू whom द एंटरप्राइज ओज, टू whom जिससे हमने उधार लिया है, अमाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसके अगेंस्ट पैसा देना है? गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। आगे बिल्स पेबल, क्या बेटा? बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय एंटरप्राइज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, जो हमने पैसा देना है क्रेडिटर का, जिसके अगेंस्ट हमने उसको एक कागज के टुकड़े पे सिग्नेचर कर दिए कि हाँ मैं मानता हूं कि मैंने तेरे पैसे देने हैं, मैं दे दूंगा, इस स्पेसिफिक डेट को दे दूंगा। तो दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे मैंने सिग्नेचर करके एक्सेप्टेंस दी है, मैंने मान लिया कि मैंने आपका पैसा देना है, तो मैंने अब वो पैसा क्रेडिटर का नहीं देना, मैंने अब वो पैसा क्रेडिटर का नहीं देना, अब मैंने वो पैसा उस कागज के टुकड़े का देना है। वो कागज का टुकड़ा चाहे मेरे को क्रेडिटर ला के दिखा दे या कोई भी ला के दिखा दे, वो ला के दिखा दे, मैं उसमें सिग्नेचर मैच कर लूंगा, हाँ ये मेरा ही है, तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। दैट्स इट, बात खत्म भैया। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हमें यहां तक आपकी सारी बात समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम, किस पे बेटा आ गए? कॉस्ट पे। किस पे आ गए बेटा हम अब? कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है? बहुत आसान है। द अमाउंट इनकर्ड, जो पैसा खर्च किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, किसी वस्तु को या किसी सेवाओं को प्रदान करने में जो पैसे खर्च किए गए हैं वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट। क्या कहलाएगी? कॉस्ट। देखो बहुत सारे पेरेंट्स आके कई बार मजाक में बोलते हैं सर आपका लगता ही क्या है पढ़ाने में? मैंने कहा कॉस्ट। पढ़ाने में कौन सी कॉस्ट? मैं कहा कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? मैं कहा भाई साहब रेंट, मैं कहा भाई साहब बिजली का बिल, भाई साहब स्टाफ की सैलरी, भाई साहब दुनिया भर के और खर्चे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कह रहे सर लगता ही क्या है? लगता क्यों नहीं भाई, सर्विस देने में भी कॉस्ट आती है। जब हम पढ़ते थे ना तो हमें को भी यही लगता था कि हमने सर को फीस दी, सर ने जेब में डाल ली, सर की इनकम हो गई, भाई सर के तो मजे हैं, मैं भी बड़ा होऊंगा टीचर बनूंगा। बच्चे फीस देते हैं, सर जेब में डालते हैं, सर क्लास में आते हैं, बस बातें शातें करते हैं, हमारे साथ मजाक मस्ती करते हैं, हम फीस देते हैं, सर जेब में डालते हैं और सर निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। क्या मजेदार काम है। पर जब खुद करा तो पता चल गया भाई क्या आती है? कॉस्ट। क्या आती है? कॉस्ट। क्या बनाने में? गुड्स बनाने में या सर्विसेज देने में जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने की कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सर्विस को देने की कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ सर्विस। गॉट इट? आओ जी पढ़ते हैं, छोटा सा ही है। कह रहा है इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और टू एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को बनाने में, प्रोडक्शन करने में या किसी भी सर्विस को या किसी भी एक्टिविटी को करने में जो पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाती है? कॉस्ट। गॉट इट? कॉस्ट समझ आ गया बेटा? बच्चे कह रहे यस सर हमें कॉस्ट समझ आ गया। मैंने कहा कॉस्ट समझ आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? वाउचर्स। क्या बेटा? वाउचर्स। क्या है वाउचर्स? बेटा हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के नहीं करते। एक अकाउंटेंट को कहा गया कि तू ऐसे एंट्री कर दे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है क्रेडिटर, कह रहा ऐसे कैसे कर दूं? कोई एविडेंस दिखाओ तभी तो एंट्री करूंगा, ऐसे तो एंट्री झूठी होगी, ये तो अकाउंट्स के साथ फ्रॉड करना होगा। कल को मेरे को
पनिशमेंट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट मैं कभी भी कोई भी एंट्री नहीं करूंगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट एविडेंस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मेरी बात समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड एज वाउचर्स एंड एविडेंसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। आओ जी पढ़ते हैं क्या है वाउचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ वाउचर? वाउचर इज अ एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस को क्या बोलते हैं बेटा? वाउचर। एग्जांपल, यदि गुड्स कैश पे खरीदे हैं तो कैश मेमो बनेगी, उधार पे खरीदे हैं तो इनवॉइस और बिल एक एविडेंस होगा, पैसा आया है तो रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट नोट होगा, ठीक है, और डेबिट नोट होगा पर सेल्स रिटर्न के केस में, क्रेडिट नोट होगा परचेज रिटर्न के केस में। बहुत सारी बातें थी, मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो वाउचर्स क्या है? एविडेंस होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। यदि पापा ने मुझे कहा कि बेटे जा 500 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवा लियो, तो मैं एक काम जरूर करूंगा, मैं पेट्रोल डलवा के पेट्रोल पंप से एक स्लिप ले लूंगा, सो दैट कि मैं अपने पापा को दिखा सकूं कि पापा देखो ये एविडेंस है। कि क्या है? एक एविडेंस है। ठीक है, वो बच्चा पूछ रहा है सर बैटरी रिक्शा पे रानीबाग गया और रानीबाग से वापस आया, अब क्या बैटरी रिक्शा वाले से लिखवाऊंगा? मैं कहा नहीं बेटा, लिखवाएंगे नहीं। ये अंडरस्टूड है कि रानीबाग तक जाने में 10 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे यार। तो 20 रुपए का खर्चा आप नहीं भी कहोगे, मतलब वाउचर नहीं भी दिखाओगे तो भी हम मान लेंगे। पर हमने 20 लाख रुपए की गुड्स खरीदे हैं उधार पे सीताराम त्रिपाठी से, सीताराम त्रिपाठी से। अब अकाउंटेंट को कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बिजनेस के द्वारा कि एंट्री पास कर दो। कह रहा मैं नहीं करूंगा भाई 20 लाख का माल खरीदा है तो बिल तो बना होगा, तो वो बिल दिखाओ, वो बिल दिखाओगे तभी तो मैं क्या पास करूंगा? एंट्री पास करूंगा। तो बात समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, सॉरी दैट इज कॉल्ड वाउचर्स। गॉट इट? चले नेक्स्ट टॉपिक पे चले। बच्चे कह रहे हैं सर चलो। आओ जी 26 पे आ गए। बच्चे कह रहे हैं सर अगली क्लास में करा देना। ठीक है जी, छोटे छोटे बनाते हैं। टाटा बाय बाय सी यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे 26 से। आज हमने कहां से पढ़ लिए? 20 से 25 तक पढ़ लिए। टाटा बाय बाय सी यू।